ठीक है बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर के जो बाकी क्वेश्चन थे वो सभी बच्चों के ऑलमोस्ट सही हैं, किसी का कोई मिस्टेक उसमें नहीं निकला है, सिर्फ लास्ट वाले में छोड़ के जो हमारा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको इक्वेशन लिखनी थी, उसमें बस बच्चों ने क्या किया था, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ चलो ठीक है। देखो बेटा, आज हम वापस अपना कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट वाला चैप्टर बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से दोबारा तुम्हें रिकॉल करा देती हूँ, तो अपनी बुक जरा साथ में ओपन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपका चैप्टर 9 में आता है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन, कि हमारे पाइथन में कितने टाइप की स्टेटमेंट होती है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाइथन में हमारी 3 टाइप की स्टेटमेंट होती हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब एम्प्टी स्टेटमेंट से मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करती। हमारे पाइथन में जो एम्प्टी स्टेटमेंट है उसका एग्जांपल है पास। कौन सी स्टेटमेंट है? पास। जब हम पास लिखते हैं दैट मीन्स कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। अब आप कहोगे कि जब पास स्टेटमेंट कोई एक्शन परफॉर्म करती ही नहीं है तो फिर इसको यूज क्यों करते हैं? देखो बेटा, कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट की तो रिक्वायरमेंट है बट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रेफर करते हैं पास स्टेटमेंट, जहां पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना तो जरूरी है कि अगर हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, बट हमें कोई एक्शन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम यूज कर लेते हैं पास स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका सिंपल स्टेटमेंट। आपको चैप्टर मिल गया है ना सभी को? यस मैम। फिर मैं कौन यस सा मैम। चैप्टर बता रही हूँ? सिंपल स्टेटमेंट बेटा, जो अभी तक आप प्रोग्राम लिखते आए हो उसमें जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट होती है, चाहे वो प्रिंट स्टेटमेंट हो, चाहे वो इनपुट स्टेटमेंट हो, चाहे कोई कैलकुलेशन बेस्ड स्टेटमेंट हो, वो अपने आप में सिंपल स्टेटमेंट होती है। यानी एक सिंगल स्टेटमेंट विच परफॉर्म एन इंस्ट्रक्शन इज कंसिडर एज सिंपल स्टेटमेंट। यानी एक जो सिंगल स्टेटमेंट होती है उसे हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। नाउ थर्ड इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। याद होगा एग्जाम पे जाने से पहले मैंने आपको इफ कंडीशन लिखना सिखाया था ना। इफ कंडीशन के बाद हम कॉलन लगाते थे, उसके बाद हम वहां पर उसके अंडर में जो स्टेटमेंट होती थी उसे टैब दे के टाइप करते थे। याद है? यस मैम। यस मैम। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान क्या होती है? कि कंपाउंड स्टेटमेंट की बिगिनिंग में आपका कॉलन आता है। क्या आता है? कॉलन आता है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें कंपाउंड स्टेटमेंट और सिंपल स्टेटमेंट लिख के भी दिखा रही हूँ। एक मिनट बस।
यहाँ से मेरा शेयर स्क्रीन में ले आती हूँ एक बार। आवाज डबल तो नहीं हो रही ना? नो मैम। ओके, बस थोड़ा सा वेट करना। मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई? यस मैम। ओके, तो अभी मैं तुम्हें पाइथन ओपन करके दिखाती हूँ। हो जाओ भाई जल्दी। देखो बेटा, जब मैं कहती हूँ a इज इक्वल इंट इनपुट एंटर, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? एक सिंगल स्टेटमेंट है जो यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएगी और उसे इंटीजर में कन्वर्ट। ठीक है, इसका यही काम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा, अगर मुझे कई बार कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम यूज करते हैं क्या? कॉलन यूज करते हैं। अगर मुझे ये देखना हो कि ये नंबर मेरा जो है, जो मैंने इनपुट कराया है, ये इवन है या ओड है, तो उसके लिए बच्चों मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा इफ ए का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी कंडीशन। कंडीशन के बाद आ गया आपका कॉलन। जब ये कॉलन आ जाता है तो समझ जाओ कि इसके अंदर वाली स्टेटमेंट है जो वो हमें टैब करके लिखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे प्रिंट इवन। तो ये जो कॉलन है, ये इस बात का इंडिकेशन है बेटा कि आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो इसकी मेंबर होगी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान क्या होती है? कॉलन। कंपाउंड स्टेटमेंट हमेशा किसी ना किसी कीवर्ड से बिगिन होगी, जैसे यहाँ पर किससे बिगिन हुई है? इफ से बिगिन हुई है। तो हमारे जो कीवर्ड होते हैं इफ, फॉर, व्हाइल, डेफ, ये सभी क्या है? आपके कीवर्ड्स है, और इनके साथ ही हमारी नॉर्मली कंपाउंड स्टेटमेंट बिगिन होती है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? यस मैम। बाकी बच्चों को एक हर्ष की आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करो, जवाब दिया करो। कंपाउंड स्टेटमेंट की पहचान समझ में आ गई? ये कौन सी स्टेटमेंट यस मैम। होती है? ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट का देखो, दो पार्ट होते हैं, एक उसका हेडर और एक उसकी बॉडी। तो ये जो पार्ट है जो आपका कीवर्ड से बिगिन हुआ है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर। कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर हमेशा कीवर्ड से बिगिन होता है और किससे खत्म होता है? कॉलन से खत्म होता है। तो इस स्टेटमेंट में कीवर्ड कौन है आपका? इफ, और कॉलन क्या है आपका? एंडिंग पॉइंट किसका? कंपाउंड स्टेटमेंट के हेडर का। यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ कि कंपाउंड स्टेटमेंट नॉर्मली किस किस से बिगिन हो सकती है, कौन कौन से कीवर्ड से बिगिन हो सकती है? कंपाउंड स्टेटमेंट इफ से बिगिन हो सकती है, एल्स से बिगिन हो सकती है, व्हाइल, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे, फॉर, दैट, ये सभी आपके कंपाउंड स्टेटमेंट की हेडर की बिगिनिंग में हो सकते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट की बिगिनिंग में, कंपाउंड स्टेटमेंट के हेडर की बिगिनिंग में हो सकता है, लेकिन एंड हमेशा किससे होगा? कॉलन से होगा। पॉइंट क्लियर? यस मैम।
उसके बाद Yes, जो ma'am. कंपाउंड स्टेटमेंट का हेड बॉडी से मतलब है द स्टेटमेंट्स विच वी वांट टू ग्रुप कंपाउंड। कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जिन स्टेटमेंट्स को हम ग्रुप करना चाहते हैं बच्चों, वो कहलाती है उसकी बॉडी। क्या कहलाती है? बॉडी। अब जैसे ये वाले जो हेडर लिखा है मैंने, इफ ए का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। यानी इस कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने कितनी स्टेटमेंट्स को ग्रुप किया है? ओनली 1। आप जितनी चाहे उतनी स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं, बट याद रखना कि सारी की सारी स्टेटमेंट इंडेंटेड होंगी। इंडेंटेड का मतलब है एक टैब अंदर देके। इफ के अलाइनमेंट में अगर मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जैसे मैं ये स्टेटमेंट यहीं से लिख रही हूँ जहां से इफ बिगिन हुआ था, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट मानी जाएगी। कौन सी? ये वाली स्टेटमेंट आपकी इफ का पार्ट कंसीडर नहीं होगी। ठीक है? जब तक आप स्टेटमेंट को टैब देके अंदर की साइड लिखते जाओगे, तब तक वो कंपाउंड स्टेटमेंट का मेंबर कंसीडर होगी। लेकिन जैसे ही आप कंपाउंड स्टेटमेंट के हेडर के अलाइनमेंट में एक नई स्टेटमेंट टाइप करते हो, तो वो स्टेटमेंट एज इंडिपेंडेंट कंसीडर होगी, वो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट कंसीडर नहीं होगी। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर? यस मैम। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल से मतलब होता है बेटा हाउ योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट। कौन सी स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल अगली स्टेट कौन सी स्टेटमेंट के पास जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल जो है वो बेसिकली 3 मेन कंस्ट्रक्ट्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, सीक्वेंस। बेटा सीक्वेंस का एग्जांपल तो हम अभी तक सारे देखते ही आए हैं कि जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, इन विच ऑल द स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। जिस सीक्वेंस में हमने उन्हें टाइप किया है, उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती चली जाती है, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। ए में इनपुट कराया, बी में भी हमने इनपुट करा लिया। देखो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट की अलाइनमेंट जो है वो सेम जा रही है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनमें से कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। अब मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी। इसमें जो भी आपकी स्टेटमेंट है वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। जिस ऑर्डर में मैंने इन्हें टाइप किया है उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले a इज इक्वल टू इनपुट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर b इज इक्वल टू इनपुट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर a और b के अंदर जो नंबर आए हैं उनका सम होके स्टोर हो जाएगा किसमें? c में। फिर प्रिंट सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यानी जिस ऑर्डर में मैंने स्टेटमेंट्स को टाइप किया है, सेम उसी ऑर्डर में आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट पे, दैट इज सिलेक्शन। बच्चों सिलेक्शन में क्या होता है? The execution of statement depends upon a conditional test। यानी हम एक कंडीशन के एग्जीक्यूशन के बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है? तो अगर मैं कहती हूँ, सिचुएशन देखना कि मुझे दो में से बड़ा नंबर बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा बड़ा है ये डिपेंड करता है एक कंडीशन पे। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि ए और बी में जो नंबर है उनमें से मुझे सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना है।
तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ A greater than B। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंडर में मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो स्टेटमेंट मैंने एल्स के अंडर में दी है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी कि बच्चों मेरे प्रोग्राम में दो स्टेटमेंट है, प्रिंट ए प्रिंट बी, बट दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगी और कौन सी एग्जीक्यूट होगी ये डिपेंड करता है कंडीशन ए ग्रेटर देन बी पे। अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रिंट ए वाली, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रिंट बी वाली। यानी किसी भी सिचुएशन में ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कंडीशनल टेस्ट के बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फॉल्स है तो अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं बेटा सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, selection statements are those statements which execute a set of instruction depending upon a conditional test. If condition is true, then one set of instruction will be executed, and if condition is false, then other set of instruction will be executed. But in any case, never both set of instruction will get executed. यानी हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें से वो डिसाइड करेगा कि ये दो सेट में से मुझे कौन सा सेट एग्जीक्यूट करना है, किसके बिहाफ पे? कंडीशन के बिहाफ पे। इन पाइथन वी हैव इफ स्टेटमेंट एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. मैंने आइट्रेशन स्टेटमेंट का भी आपको एग्जाम्पल समझाया था उस टाइम पे कि कई बार क्या होता है बेटा, हमें रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं तो वो एक बार करने से खत्म नहीं होता, वो हमें बार बार करना होता है जब तक कि वो फिनिश ना हो जाए। सपोज करो मैं तुम्हें पढ़ा ही रही हूँ, मैंने आइट्रेशन कहने से तो मेरा आइट्रेशन पढ़ाना कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, कि मैंने सिर्फ आइट्रेशन वर्ड एक बार बोला और ये ओवर हो गया। मुझे इसके बारे में आपको बताना है, फिर मैं पूछूंगी कि बेटा समझ में आया या नहीं, फिर बताऊंगी, फिर पूछूंगी। यानी जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट तुम्हें समझ में नहीं आता है तो ये बताने और पूछने का जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता है। दूसरा एग्जाम्पल लो, आप लोग खाना खाते हो, मम्मी जब प्लेट में खाना लगा के आपको देती है तो उसमें से एक निवाला खाते ही तो आपका पेट नहीं भर जाता ना, टमी फुल नहीं हो जाता ना। आपको क्या करना होता है, आप बार बार उस प्लेट से निवाला उठाते हो, खाते हो, उठाते हो, खाते हो। कब तक? जब तक आपका टमी फुल नहीं हो जाता। घर का कोई भी छोटा से छोटा काम देख लो, बर्तन मांजने का प्रोसेस है कि अगर आपके सिंक बर्तनों से फुल है तो एक ग्लास को मांजने से तो वो काम कंप्लीट नहीं होता ना। वो एक एक बर्तन को उठाना, उसमें साबुन लगाना, फिर धोना, ये पूरा प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना होता है जब तक कि सारे बर्तन साफ ना हो जाए। वैसे ही कई बार हमारे प्रोग्राम में भी रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है जब तक कि एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब एक कंडीशन के बिहाफ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज आइटरेटिव स्टेटमेंट। द आइटरेटिव स्टेटमेंट मीन्स a set of instruction will be repeated depending upon a conditional test. When your condition turns to false, then repetition will be stopped. Is it clear?
यस मैम मैम। मार्क्स कब बताओगे? क्या बताऊंगी? मार्क्स? ये क्वेश्चन पूछा था? अरे साइलेंट जोन में क्यों चली गई बच्ची? मार्क्स यस किसी को मैम। दिखा? यस मैम। मार्क्स मैं आज मोस्ट प्रोबेबली शाम तक तुम लोगों को दे दूंगी, ठीक है? सब्जेक्टिव भी और एमसीक्यू के भी। हैप्पी? अब मैं पढ़ा लूं? हाँ, मैंने जो पॉइंट पूछा था आइट्रेशन स्टेटमेंट का पर्पस, वो समझ में आया? यस मैम। बेटा पाइथन में जो हमारी आइट्रेटिव स्टेटमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है? फोर स्टेटमेंट एंड व्हाइल स्टेटमेंट। कौन कौन सी होती है? फोर स्टेटमेंट एंड व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है? अब आते हैं बेटा प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट टूल पे, ठीक है? अब बेटा हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप करना होता है उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। कौन कौन से टूल यूज करते हैं? सबसे पहला टूल होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कोई मुझे बताएगा क्या होता है? बेटा एल्गोरिथम से मतलब होता है स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रोग्राम को बनाने का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी होगी, हमें क्या क्या करना है। यानी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज सिंपली अ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका फ्लो चार्ट। बेटा फ्लो चार्ट में हम जो हमारी एल्गोरिथम होता है उसका पिक्चोरियल फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें कि हम ये बताते हैं मतलब पिक्चर बनाते हैं जिससे कि उसे देख के ही पता चल जाए कि हम कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलेगा। मैं कुछ सिंबल्स बता रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि हम कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जरा एक मिनट वेट कीजिएगा। देखो बेटा हर काम के लिए अलग सिंबल आपका यूज होता है फ्लो चार्ट में। ये जो सिंबल मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं? प्रोसेस की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को शो करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कि यहां से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट और एंड, ठीक है? ये सिंबल जो हमारा होता है, कहाँ है भाई? वो सिंबल यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखना।
ये सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं? इनपुट एंड आउटपुट शो करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? इनपुट एंड आउटपुट शो करने के लिए। यानी जब भी हमें यूजर से कोई इनपुट आउटपुट कराने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो काम हम इस बॉक्स के अंदर इंडिकेट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। ये किस लिए होता है आपका? ये होता है बेटा प्रोसेस इंडिकेट करने के लिए। जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो हम इस बॉक्स के अंदर शो करते हैं। प्रोसेस और यू कैन से कैलकुलेशंस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए सिंबल रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा डायमंड शेप। जब भी हमें कोई कंडीशन वगैरह इंडिकेट करनी होती है तो वो हम इंडिकेट करते हैं कौन से शेप के अंदर? डायमंड शेप के अंदर। ठीक है, अभी ये बेसिक 4 सिंबल्स को यूज करके ही हम कोई भी फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। इनका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जो आपका ओवल शेप है वो किसके लिए है आपका? वो है बच्चे आपका प्रोसेस की बिगिनिंग और एंडिंग को इंडिकेट करने के लिए। जो नेक्स्ट है वो है आपका इनपुट आउटपुट शो करने के लिए। जो आपका रेक्टेंगल है ये है बेटा आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कैलकुलेशन बेस्ड हो उसे इंडिकेट करने के लिए। और जो डायमंड शेप होती है बेटा वो किस लिए होती है आपकी? वो होती है बच्चे मैम कंडीशन। डिसीजन मेकिंग के लिए। यस, कंडीशन के लिए। अब जैसे मैंने तुम लोगों को इवन नंबर का प्रोग्राम बताया था ना बनाना। अभी इवन नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाया था ना कि मेरा नंबर इवन है या नहीं। यस मैम। अगर मुझे उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? इवन नंबर के लिए अगर मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए हमें कौन सी शेप चाहिए? ओवल शेप चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बिगनिंग पॉइंट। ठीक, इसके बाद मुझे एक यूजर से नंबर इनपुट कराना है। अब नंबर इनपुट कराने के लिए फिर से हमें कौन सा शेप चाहिए? नंबर इनपुट कराने के लिए हमें ये वाला शेप चाहिए। ठीक है, जब नंबर इनपुट हो जाएगा उसके बाद मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। रिमाइंडर कैलकुलेट करना है यानी प्रोसेस करना है। प्रोसेस के लिए आपका कौन सा शेप बताया था मैंने? रेक्टेंगल। दिस वन। यानी यहां पर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे और जब रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हमें कंडीशन देखनी है कि रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट आया है या नहीं। और उसके लिए हमारा कौन सा सिंबल होता है बेटा? उसके लिए हमारा सिंबल होता है डायमंड शेप। डायमंड ढूंढो, यहाँ पे कहाँ है? हियर इट इज डायमंड। अब दो बातें होंगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लेकिन उससे पहले जरा इन बॉक्सेस के अंदर हम लेबल कर देते हैं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया है स्टार्ट। विजिबल हो रहा है ना बेटा ढंग से? यस मैम। यहाँ पर हम कहेंगे टेक इनपुट फॉर ए। स्टेप आपको बतानी भी है कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर को कैसे? एज ए का रिमाइंडर बाय
2। ठीक है, अब अगली स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है कि r इज इक्वल टू 0 है या नहीं, यही देखना है ना कि r इज इक्वल टू 0 है या नहीं। अब दो बात हो सकती है बेटा, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या प्रिंट करना है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें प्रिंट करना है इवन। अब इनपुट आउटपुट के लिए मैंने आपको ये वाला शेप बताया था, अगर ये बात ट्रू होती है तो प्रिंट, यहाँ पे आपको सिंटेक्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम नॉर्मल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि हमारे प्रोग्राम का लॉजिक हमें समझ में आ जाए कि हमें एक्चुअली कोडिंग में कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ ये लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट इवन करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें क्या करना है बेटा, प्रिंट ओड करना है। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमें करना है स्टॉप, चाहे इवन हो या ओड हो, उसको प्रिंट करने के बाद हमारी वर्किंग क्या करनी है, हमें स्टॉप करनी है। तो उसके लिए फिर से हमारा कौन सा शेप होता है, ओवल शेप होता है। अब आप कहोगे कि ठीक है हमने ये शेप्स तो बना ली, लेकिन इससे हमें फ्लो का कैसे पता चल रहा है, इनके बीच में तो कोई लिंक है ही नहीं। तो इनके बीच में अभी फ्लो को इंडिकेट करने के लिए मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से प्रोसेस चलेगा। देखो, हम सबसे पहले यहां से उठाया हमने ये एरो, स्टार्ट के बाद हम सीधा इस स्टेप पे आ रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट से आए हम सीधा टेक इनपुट फॉर ए, उसके बाद अगली स्टेप में हम कहाँ पे जाएंगे, आर का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे। अब आर का रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है तो हम यहां पर आएंगे। अब बात क्या थी कि हमारी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो अब हमें ट्रू फॉल्स इंडिकेट करना है यहाँ पे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ये वाली। अब यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि प्रिंट इवन, अब ये ट्रू फॉल्स है ये नहीं पता चल रहा है कि ट्रू होने पे हो रहा है या फॉल्स होने पे हो रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ। कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, कौन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट इवन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट ओड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे फॉल्स भी हमें लिखना पड़ेगा। अब ये ट्रू फॉल्स आपको बॉक्स में दिख रहे हैं ना, ये बॉक्स में नहीं, ये बिना बॉक्स के दिखेंगे।
मैं तो यहाँ पे बॉक्स में लिख के दिखा रही हूँ ट्रू और फॉल्स, आप लोग बिना बॉक्स के लिखोगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है? कुछ इस तरह से। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। अब देखो आपका सीधा फॉल्स दिख रहा है, आपका फॉल्स किसी बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है? अब जब प्रिंट इवन हो चाहे प्रिंट हो, दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद मेरे प्रोग्राम का टर्मिनेशन मुझे स्टॉप करना है, तो वो इंडिकेट करने के लिए अगेन हमें फिर से लाइन शो करनी होगी कि अगर प्रिंट इवन हुआ तो भी आप कहां पे चले जाएं? स्टॉप पे। और अगर प्रिंट ओड हुआ तो भी कहां पे चले जाओ? स्टॉप पे। तो ये आपके पूरे प्रोग्राम का फ्लो इंडिकेट कर रहा है। मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको एक साथ दिखा रही हूँ, थोड़ा सा साइज कम करके। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा भाई, पूरा एक पेज पे दिखाने के लिए। अब आ जाना चाहिए। थोड़ा और छोटा करूं। देखो अब आपको पूरा फ्लो चार्ट एक पेज पे दिख रहा है ना? पूरे प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ रहा है? दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर checking whether a number is even or odd. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ Yes, में ma'am. आया? Yes, ma'am. कैसे बनाना है? ठीक है ना? आज के लिए काफी Yes, है। ma'am. थोड़ा सा Yes, ma'am. अगली क्लास में आने से पहले थोड़ा सा पढ़ के आना, क्योंकि अगली क्लास में हम जहां पर बाकी प्रोग्राम्स के भी फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, वहीं पे इफ कंडीशंस के प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। मैंने एक बार आपको पूरा दोबारा से रिवाइंड कराने की कोशिश करी है, पूरा रिवाइज कराने की कोशिश की है कि आप लोग जो भूल गए हो वो तुम्हें दोबारा से याद आ जाए। ठीक है बच्चों? अगर अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है बच्चों? Okay, ma'am.